Okay, we will be starting from DNS first क्योंकि वो सबसे ज़्यादा important है DNS. ठीक हो गया? Deviated nasal septum, right? Oh, there are still people wanting. देखते जितना हो जाए उतना कर लेते हैं. अच्छा, DNS के they ask you what are the causes of DNS. ठीक है, causes of DNS are trauma. सबसे ज्यादा बिकॉज के ट्रॉमा लगा उसके बाद आपका जो था फ्रैक्चर हुआ, बकल हुआ, तो उसके बाद का वो खराब हो गया, आपकी नोज टेढ़ी हो गई. DNS इज डेविएशन ऑफ योर नेजल सेप्टम, टेढ़ी हो गई है नोज. या डेवलपमेंटल एरर था, राइट, वाइल डेवलपिंग इट कुडंट. अच्छा, डेवलपमेंटल एरर पता है कैसे आता है? डेवलपमेंटल एरर ऐसे आता है कि डिड यू रिमेंबर जो एडिनॉइड्स वाले बच्चे होते हैं वो मुंह से सांस लेते होते हैं, माउथ ब्रीथर्स होते हैं. माउथ ब्रीथर्स होते हैं ना, तो उनका जो होता है ना पैलेट, वो आर्च हो जाता है. तो जब डेवलप हो रहा होता है तो इनका सीधा डेवलप होना चाहिए, इनका टेढ़ा हो जाता है क्योंकि स्पेस कम होती, आर्च ऊपर आती. इस तरह से डेवलपमेंटल एरर्स आती हैं. व्हाइल डेवलपिंग यू हैड अनदर डिजीज, माउथ ब्रीथिंग थी या पैलेट आपकी ऊपर थी. रेशियल फैक्टर्स होते हैं, कॉकेशियंस आर मोर लाइकली अफेक्टेड. हेरेडिटरी फैक्टर्स होते हैं, अगर आपके पेरेंट्स की नाकें टेढ़ी हैं सो यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट डेविएटेड नेजल सेप्टम. टाइप्स ऑफ नेजल सेप्टम में इंटीरियर डिस्लोकेशन होगी. अब इंटीरियर डिस्लोकेशन हम सेप्टम की पता है कैसे देखते हैं? व्हेन पर्सन इज लाइंग बिहाइंड और इसका हेड टिल्टेड बैकवर्ड्स हो, ये देखो इस तरह से देखते हैं, ये होती है इंटीरियर डिस्लोकेशन, राइट. उसके बाद है सी शेप्ड डिस्लोकेशन. सी शेप्ड सिंपल डिस्लोकेशन, इसमें क्या होगा, एक तरफ जो होगा एट्रोपी हो जाएगी टर्बिनेट्स की और एक तरफ हाइपरट्रोपी हो जाएगी. एंड देन देयर इज एस शेप्ड. एस शेप में तो बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन होती है और इनमें बहुत डिफिकल्ट होती है ब्रीथिंग. ठीक है, इसमें बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है. सी शेप में तो क्या होता है, एक तरफ से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, छोटा हो गया, और एक तरफ से खुला है, दूसरी तरफ टर्बिनेट्स हाइपरट्रोपी कर जाएंगे और वो ब्रीथ करते रहते रहेंगे. ठीक है, इंटीरियर डिस्लोकेशन सी शेप, एस शेप और स्पर. अब स्पर में क्या होता है, सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन निकली होती है, ये देखो इस तरह से, और ये टर्बिनेट्स को टच करती है और हेडेक होता है इन लोगों को. तो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो कहेगा कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन विद हेडेक भी आएगा, उसमें स्पर होगा और वो इम्पिंज करती है, टर्बिनेट्स को टच करती है एंड द पेशेंट, आई लेट एवरीबॉडी इन बट देयर सम पीपल मिस्टेक. ओके, तो वो इम्पिंज करती है टर्बिनेट्स को और हेडेक होता है. अभी हिस्ट्रीज करेंगे. थिकनिंग ऑफ नेजल सेप्टम, ये थिकनिंग क्यों हो जाती है, जब आपका सेप्टल हीमाटोमा होता है, ठीक है, पंच लगा तो यहाँ पे सारा का सारा ब्लड पस भर जाती है, तो थिकनिंग ऑफ सेप्टम हो जाती है. राइट आफ्टर हीमाटोमा. क्लिनिकल फीचर्स हैं, इनको मेमोराइज कैसे करना है क्लिनिकल फीचर को? आई यूज टू डू विद दिस mnemonic NAHEEMS नेम्स. ये इससे ऐसे मेमोराइज किया हुआ है कि N फॉर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, राइट, नेम्स, नेम्स हैज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, N फॉर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, A फॉर एनोस्मिया, राइट. जब एयर जाएगी नहीं तो आप, जब अंदर बंद पड़ा हो ब्लॉकेज, जब एयर जाएगी नहीं तो आप स्मेल कैसे करोगे? देन एच, राइट, एच से हेडेक. ठीक है, स्पर जो होता है क्या, लेटरल वॉल को टच करता है गिविंग प्रेशर सेंसेशन, तो हेडेक होता है. ई फॉर एपिस्टेक्सिस, ड्राई हो जाता है एक तरफ को जब बंद ब्लॉकेज की वजह से, उसके बाद या फिर स्पर डायरेक्टली टच करके ब्लीड करा सकता है, ये ड्राई हो जाएगा और उसके बाद नेम्स किया हुआ मैंने. अच्छा, ई फॉर एपिस्टेक्सिस, और दूसरा ई जो है एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी के लिए, नजर भी आती है ये टेढ़ी नाक लोगों की. ठीक है, एंड देन देयर इज एम, मिडल एयर इन्फेक्शंस. डीएनएस की वजह से मिडल एयर इन्फेक्शंस भी होगी. और एस विल बी फॉर साइनोसाइटिस, अगर आपकी नाक ब्लॉक रहेगी, वेंटिलेशन पुअर होगी तो साइनसिस में इन्फेक्शन बैठने लग जाएगी. उसके बाद
देयर इज दिस कॉटल्स टेस्ट। कॉटल टेस्ट में क्या करते हो, आप चीक को लेटरली करते हो जहाँ पे ब्लॉकेज है, अगर इम्प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। इस तरह से अगर पुल करते हो चीक को तो एयर फ्लो इम्प्रूव करता है, ये इंडिकेट करता है कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे आपका इम्प्रूव कर देता है। तो ये नेम से करना है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ए फॉर इंसोम्निया, एच फॉर हेडेक्स, आपको सिर्फ नेम्स आने चाहिए सिम्टम्स के। ई फॉर एपिस्टेक्सिस, ड्राई हो जाती है, ड्राइंग क्योंकि वहां पे हवा नहीं पास कर रही होती, या तो फिर वो स्पर टच करता है और ब्लीडिंग करा देता है। ई फॉर एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी, नजर आती कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी, ठीक है। एम फॉर मिडल एयर इन्फेक्शंस, एस फॉर साइनोसाइटिस। अब ट्रीटमेंट कैसे करना है इनका, पहले मुझे बताओ इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, पास उसमें पूछते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे इनकी। They asked you in past paper before proceeding towards treatment, investigations कैसे करनी है इसकी, इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस कैसे बनाना है। शाबाश, हिस्ट्री लेनी है आपने, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या करोगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या करोगे, शाबाश, इंटीरियर पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करोगे, इंटीरियर पोस्टीरियर राइनोस्कोपी, कॉटल्स टेस्ट करोगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप जाओगे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे, एक्सरे कराओगे। एक्सरे कैसे कराओगे, किस व्यू में एक्सरे कराओगे, शाबाश, वाटर्स व्यू में कराते हैं एक्सरे। वाटर्स व्यू ऐसा ही होता है, देखो जब आपने डीएनएस देखना था तो आपने इस पेशेंट का हेड टिल्ट करवा के ऊपर करवाया था, ये देखो इसी व्यू में होगा, एक्सरे वाटर व्यू में होगा, एक्सरे पीएनएस वाटर व्यू कराना होगा इसमें। अच्छा, कैन somebody टेल मी causes ऑफ डीएनएस, कैन somebody टेल मी causes ऑफ डीएनएस, शाबाश, ट्रॉमा, व्हाट अदर वाज, डेवलपमेंटल एरर था आपको, हेरिडिटी आपकी जीन्स ऐसे थे, रेशियल फैक्टर्स है। अच्छा, एक दो चीजें आई वांट टू ऐड इसमें, जो कॉजेज ऑफ डीएनएस है इसमें यहाँ पे फिफ्थ में ऐड करो, देयर कुड बी पोलिप्स, पोलिप्स डीएनएस कराते हैं ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, डेविएटेड नेजल सेप्टम, पोलिप्स, ट्यूमर, ठीक है, पोलिप्स एंड ट्यूमर्स, ठीक है, और बोथ ऑफ दीज विल आल्सो कॉज डीएनएस, जब वो ग्रो करेंगे तो हिल जाएगी आपकी नोज, डेविएट होगी एक तरफ को। अब ट्रीटमेंट हमारे पास ऑप्शन है एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी। एसएमआर जो है ना वो बहुत डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, मैं आपको रफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एसएमआर में होता क्या है। देखो ये है मेरा डेविएटेड सेप्टम, ठीक हो गया, डेविएटेड कार्टिलेज, और ये है मेरी नोज। ये कौन सी वाली टाइप ऑफ डेविएशन है, विच टाइप ऑफ डेविएशन इज इट, सिंपल सी शेप डेविएशन है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ मोटा है, सिंपल सी शेप डेविएशन। अब हम करें एसएमआर, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, पेरिकॉर्डियम की कवरिंग होती है, आई विल यूज अनदर कलर टू ड्रॉ इट, जो मेरा कार्टिलेज होता है नेजल का उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। अब ये एसएमआर में पता है क्या करते हैं, सबम्यूकोजल डिसेक्शन में इसको इन्वेजन दोनों तरफ से खोल देते हैं, और जो टेढ़ी हुई है यहाँ से यहाँ सीधा करके लगा के ऊपर कवर कर देते हैं, डिस्ट्रक्टिव दोनों तरफ से इसका जो पेरिकॉर्डियम है वो रिमूव करा देते हैं, और ऐसे करके सीधा करके रख देते, दरमियान से कवर नहीं करते, चीजें नहीं करते, पूरी जितने भी काट कूट के रख देते हैं इसको। या क्या करते हैं, पहले फ्लैप उतारते हैं इसका,
पेरिकार्डियम म्यूकोजल लाइनिंग होती है, पहले एक तरफ से उतारते हैं फिर दूसरी तरफ से उतारते हैं, उसके बाद इसको काटते हैं, सेप्टम को काटते हैं और इस तरह सीधा करके लगा देते हैं। ठीक है, ये होता है एसएमआर में। सेप्टोप्लास्टी जो है लेस डिस्ट्रक्टिव है, उसमें सेप्टम को काटते नहीं है, सिर्फ एक तरफ से एलिवेट करते हैं, दोनों तरफ से एलिवेट नहीं करते सेप्टम को। ठीक है, बस दो ट्रीटमेंट ऑप्शन है एसएमआर, इसका जिसका म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप आप दोनों तरफ से एलिवेट करोगे, ठीक है, और कट करोगे, रिमूव कर देते हैं वो डिफ्लेक्टेड पार्ट, जो सी शेप बना हुआ था ना वो सारा का सारा कट कर देते हैं। अच्छा, अब सेप्टोप्लास्टी जो है, और ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है, जो जिन बच्चों का भी कार्टिलेज डेवलप हो रहा होता है उनमें तो बिल्कुल भी इट्स नॉट रिकमेंडेड, इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव, इट्स ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट नाउ। SMR is very destructive, it's almost obsolete unless कि बहुत स्वेयर उसकी इंडिकेशन हो। आगे आ जाओ, सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी में क्या करते हैं, सिर्फ एक तरफ से, ठीक है, म्यूको या पेरियोस्टियल फ्लैप जो लगा हुआ है कार्टिलेज के ऊपर वो सिर्फ एक साइड से करते हैं और इसको रीअटैच कर देते हैं सब चीजों को। एंड सेप्टल सर्जरी इज डन आफ्टर 18 years ताकि नेजल स्केलेटन के साथ इंटरफेयर ना करे। ठीक है, आपका हमेशा जब भी आप लिखोगे आंसर, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर डीएनएस, यू विल ऑलवेज चूज सेप्टोप्लास्टी, you will always choose septoplasty no matter what। कैस हर ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन होती है वो करते हैं अभी सेप्टोप्लास्टी, एसएमआर की कॉम्प्लिकेशंस और क्वेश्चंस भी करते हैं। अभी क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डीएनएस। सबसे पहले आई विल राइट ट्रॉमा, ठीक है, रेस, हेरिडिटरी, अगर आपके पेरेंट्स की है तो आपकी भी होगी, हेरिडिटरी। व्हाट अदर कॉजेस वर, मैंने लिखवाई है पोलिप्स, ट्यूमर्स, ऑल ऑफ दोज कैन कॉज इट, पोलिप्स, ट्यूमर्स और डेवलपमेंटल एरर, कि जब बच्चा ग्रो कर रहा था इट हैड एडिनोइड्स, जिसकी वजह से उसकी हाई आर्च्ड पैलेट हो गई और फिर जो सेप्टम था वो डेविएट कर गया। हाउ विल यू डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन करनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर राइनोस्कोपी, ठीक है, सिंपल नोज एग्जामिनेशन करो पेन टॉर्च से, फिर एक्सरे करवाओ। व्हाट एक्सरे इज डन टू कंफर्म द डायग्नोसिस, एक्सरे पीएनएस वाटर व्यू, ऐसे वाला ये है एक्सरे पीएनएस वाटर व्यू। इसमें देखो इसकी बिल्कुल स्टेट है, इसको है डीएनएस जो एक्सरे दिखा रही हूँ, इसको कोई डीएनएस नहीं है, इसकी बिल्कुल स्टेट है। नेम द ट्रीटमेंट, वी हैव ओनली सर्जिकल ऑप्शंस फॉर दैट, ठीक है, दोनों सर्जिकल ऑप्शंस के नेम लिख दो और आगे सेप्टोप्लास्टी के ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस लिख दो। आगे देखो, 20-year-old male came to OPD with complaints of nasal obstruction, occasional headache, facial pain. On examination, there is marked deviation of the nasal septum towards the right side and marked hypertrophy of the inferior turbinate. क्या है ये? डीएनएस है ये। ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है वो लिख दो, इन्यूमरेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेप्टल सर्जरी। अच्छा, उसने सिर्फ सेप्टल सर्जरी लिखा है, इसमें आपको अगर एसएमआर की आती एसएमआर की लिख दो, सेप्टोप्लास्टी की आती सेप्टोप्लास्टी लिख दो, ठीक है। द एग्जामिनर हैज आस्क्ड सिर्फ सेप्टल सर्जरी की लिखनी है, दोनों में से किसी सर्जरी की भी लिख दो। अच्छा ये देखो, as a 17-year-old boy complains of nasal obstruction on examination, he has deflected nasal septum. How would you decide whether boys should have SMR or septoplasty? हमें बहुत सारी चीजें देखनी है, ठीक है, हमें उसकी एज देखनी है, हमें देखना है कि अंडरलाइन कंडीशन क्या है। 17-year-old बॉय को सिर्फ और सिर्फ रेस पे या जीन्स पे हो सकती है ना डेविएटेड डीएनएस, हो सकती है ना। आपने देखना है कि उसके पेरेंट्स को भी प्रेजेंट है कि नहीं, सारी हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री कलेक्शन करनी कंप्लीट, डेवलपमेंटल एरर, एडिनोइड्स हो सकते हैं इसकी वजह से कॉज, पोलिप्स हो सकते हैं, वो सारी कॉजेज रूल आउट करनी है। अच्छा, इसका आंसर ऐसे लिखना है आपने, हाउ विल यू डिसाइड, डिसाइडिंग फैक्टर्स लिखो, एज, फैमिली हिस्ट्री, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स,
अगर मुझे इसकी फाइंडिंग्स पे पोलिप मिला है तो मैं पहले पोलिप को ट्रीट कर लूँ, फिर मैं डीएनएस को ट्रीट करूंगी। ठीक है, एग्जामिनेशन फाइंडिंग, मुझे पोलिप्स मिले हैं, मुझे एडिनोइड्स मिले हैं। enumerate 4 complications of SMR। उसके बाद देखो ये दोबारा दिया हुआ, हाउ विल यू डिसाइड विच सर्जरी, हाउ विल यू डिसाइड, उसने ये नहीं कहा कि मुझे बता दो कौन सी अच्छी, उसने कहा क्या चीज, कैसे आप क्राइटेरिया बनाओगे। आई विल सी एज, हिस्ट्री, रेशियल फैक्टर्स, उसकी कोई डेवलपमेंटल एरर तो नहीं थे, एडिनोइड्स तो नहीं थे जब वो ग्रो कर रहा था, कोई ट्यूमर पोलिस मास तो नहीं है, सारा इस तरह से लिखा। उसने लिखा आप कैसे डिसीजन अपना बता दो, किन बेसिस पे करोगे। ठीक है, और ये भी कहोगे कि एज जब छोटी होती है तो वी डोंट प्रिस्क्राइब और आस्क द पेशेंट टू अंडरगो एसएमआर, क्योंकि बहुत डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है, इसको सारा काटेगा जब ये ग्रो हो रहा होता है, बोन्स आर ग्रोइंग रिलेटिवली इन ग्रोथ फेज। उसके बाद ये देखो 13G oral complaints of permanent nasal obstruction, examination reveals septum is deviated with some hypertrophy of inferior turbinates, what's the best surgical treatment 13G oral के लिए। What's the difference between SMR septoplasty, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं SMR और सेप्टोप्लास्टी। अच्छा, SMR की पहली कॉन्ट्राइंडिकेशन तो है कि बिलो 17 इयर्स को नहीं करना, क्योंकि उनकी अभी सेप्टल ग्रोथ कंप्लीट नहीं होती। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि रिकरेंट साइनोसाइटिस हो रहा है, राइट, या कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी है, या आपने किसको अप्रोच करना है, वीडियो न्यूरेक्टमी करनी है, ठीक है, या हाइपोफिजेक्टमी करनी है। कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी ब्लीडिंग, सेप्टल हेमाटोमा, ठीक है, ब्लड जब आप रिमूव करके इसकी जब मेम्ब्रेन्स को रिमूव करके रीपैक करोगे तो वहां पे ब्लड आ सकता है। अब सेप्टोप्लास्टी इज अ कंजर्वेटिव अप्रोच। You will always have to choose septoplasty, always have to choose septoplasty because it's better. You shouldn't be choosing, ठीक है, SMR। अच्छा, अब सेप्टोप्लास्टी इज अ कंजर्वेटिव प्रोसीजर, सेप्टल फ्रेमवर्क को रिटेन करते हैं। मैं आप लोग को बताया था ये क्या करते हैं SMR में, अगर ये डेविएटेड है और इसके ऊपर मेम्ब्रेन जड़ी हुई है तो ये मेम्ब्रेन खोलेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, इतनी इतनी लगा देते हैं सिर्फ कट करके SMR में। लेकिन सेप्टोप्लास्टी में ऐसे नहीं करना, फ्रेमवर्क को कुछ भी काट के फेंकना नहीं है। और द ऑपरेशन हैज ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड SMR, SMR इज ऑब्सलीट। इसकी इंडिकेशन है डेविएटेड नेजल सेप्टम, सेप्टोराइनोप्लास्टी, कॉस्मेटिकली भी करनी तभी हम यही करेंगे, साइनोसाइटिस, रिकरेंट एपिस्टेसिस, ठीक है, सेप्टो डेविएशन से हेडेक हो रहे हैं, सारी की सारी इसकी इंडिकेशन है। अच्छा, अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर आपका एक्यूट इन्फेक्शन हुई हुई डायबिटीज हो या ब्लीडिंग डिसऑर्डर, उसमें आप कोई भी सर्जरी नहीं करते, एक्यूट इन्फेक्शन में नहीं करते, इसकी कोई एज इसकी लिमिट नहीं है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन अगेन दोनों की कॉम्प्लिकेशन सेम है, ब्लीडिंग, हेमाटोमा, परफोरेशन, डिप्रेशन और सैडल नोज डिफॉर्मिटी। क्या होगा कि आप ज्यादा कट कर दो और नोज इस तरह से हो जाएगी, सैडल जैसे घोड़े पे बैठने वाली जगह होती है। अगर सैडल नोज डिफॉर्मिटी हो जाती है आफ्टर डीएनएस सर्जरी तो क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, क्या प्रोसीजर है हमारे पास। ऑगुमेंटेशन करते हैं, इसको भरते हैं, ऑगुमेंटेशन राइनोप्लास्टी है इसका आंसर, ये आता भी है एमसीक्यू के, एक एमसीक्यू आता है कि आप लोग द पेशेंट हैड डीएनएस, अंडरवेंट ऑपरेशन and is now presented with deformity, which nose deformity is it, उसका एमसीक्यू का आंसर होता है सैडल नोज डिफॉर्मिटी। फिर पूछते हैं अगर सैडल नोज डिफॉर्मिटी होगी तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं, ऑगुमेंटेशन राइनोप्लास्टी करते हैं, उसको भरो बैठ के, वो जो गड्ढा बना दिया ना उसको भरो, ऑगुमेंट करो, ठीक है, ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी करते हैं। अच्छा, और एक और बात बतानी है, इनके इंसिजन्स,
अच्छा, अब दो इंसिजन है हमारे पास, एक फ्रीयर है और एक क्लियन है, ठीक है। जो क्लियन इंसिजन है ना वो हमने देना है SMR में, और क्लियन देते हैं हम यहाँ पे 0.2 to 0.3 सेंटीमीटर बिहाइंड म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, यहाँ पे, ठीक है। म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन के 0.2 to 0.3 सेंटीमीटर बिहाइंड। और एक दूसरा होता है फ्रीयर इंसिजन। फ्रीयर इंसिजन देते हैं हम इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ जंक्शन, ये इधर बुक में भी बने हुए हैं, ये देखो, ये हो गया फ्रीयर इंसिजन। इसको आप अंदर जाके देते हो, कितने 0.3 सेंटीमीटर बिहाइंड म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। और क्लियन सॉरी क्लियन को आप देते हो 0.3 सेंटीमीटर बिहाइंड म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। और ये सर्जरी कौन सी वाली में देते हैं? SMR में। जो फ्रीयर इंसिजन होता है, हेमी ट्रांसफिक्शन फ्रीयर इंसिजन भी इसको कहते हैं, वो आप देते हो इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, और वो हम देते हैं सेप्टोप्लास्टी में, ठीक है। सेप्टोप्लास्टी का इंसिजन फ्रीयर इंसिजन है, सेप्टोप्लास्टी का, अच्छा इसको लिख लो। फ्रीयर इंसिजन जो होता है इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन में देते हैं, ठीक है। और ये सेप्टोप्लास्टी का जो हेमी ट्रांसफिक्शन है, ये जो है हेमी ट्रांसफिक्शन, उसका नाम फ्रीयर ही है। अब जो क्लियन इंसिजन है ना, क्लियन, इट इज गिवन 0.3 सेंटीमीटर बिहाइंड म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन इन SMR। SMR का इंसिजन आगे जाके देते हैं। अब इनकी डिफरेंसेस का टेबल ये पूछा हुआ है। SMR एक्सटेंसिव है, ठीक है, आप सब रिमूव कर देते हो, इसमें आप लिमिटेड डायसेक्शन करते हो, उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन 17 जैसे बिफोर नहीं करोगे, लेकिन सेप्टोप्लास्टी कर सकते हो, ठीक है। वो अफेक्ट नहीं करती नेजल ग्रोथ, क्यों? क्योंकि आप ब्लड वेसल वगैरह किसी को भी डैमेज करके रिमूव नहीं करते। और इसका म्यूको पेरिकॉर्डियम या पेरियोस्टियल फ्लैप जो है बोथ साइड से रिमूव करते हैं SMR में, इसमें सिर्फ एक साइड से रिमूव करते हैं। और ये बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट एक्सरसाइज करके बाहर फेंक देते हैं, इधर सिर्फ करेक्ट करते, कुछ भी ऐसे बाहर नहीं फेंकते। इसमें कॉम्प्लिकेशंस कम है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं, सुपराटिप डिप्रेशन हो जाती है, ठीक है। और री ऑपरेशन डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा इन्होंने जगह छोड़ी होती है इतना सा, ये रिपेयर करके SMR में करते हैं, क्या इसका री ऑपरेशन करें। लेकिन सेप्टोप्लास्टी में इट्स इजियर, द री ऑपरेशन इज इजियर। अब इनके क्वेश्चंस ये आए हुए हैं। Why am I unable to find questions? Yeah. What are the indications of septoplasty? कोई 5 indications लिखनी है। What are the indication of septoplasty? इंडिकेशन है सेप्टोप्लास्टी की, DNS लिखनी है सबसे पहले, फिर रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, साइनोसाइटिस, ठीक है, वो स्पर कॉजिंग हेडेक, और पोलिप की सर्जरी में भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, और ना एंडोस्कोपिक DCR सर्जरी करते हैं उसमें भी, इसमें लिखना है DNS। पोलिप्स की सर्जरी में भी we use it for access, DCR में भी we use it for access। उसके अलावा
एपिस्टेक्सिस कॉज कर रहे हो, हेडेक्स कॉज हो रहे हो ड्यू टू डीएनएस, we do it. What are the complications of septal surgery? इसको ऐसे याद करना है बेस्ट पीडीएफ से, BEST बेस्ट पीडीएफ। बेस्ट पीडीएफ का मतलब है बी से ब्लीडिंग, ठीक हो गया, बी से ब्लीडिंग, एस फॉर सेप्टल हेमाटोमा, बी फॉर ब्लीडिंग, एस फॉर सेप्टल हेमाटोमा, टी से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, पी से परफोरेशन, डी से डिप्रेशन ऑफ ब्रिज, इसको क्या कह रहे हैं हम, सुप्राटिप डिफॉर्मिटी और सैडल डिफॉर्मिटी। एफ से फ्लैपिंग ऑफ नेजल सेप्टम, एफ से फ्लैपिंग ऑफ नेजल सेप्टम, बट फ्लैपिंग इज मोर कॉमन विद एसएमआर। दोनों की बेस्ट पीडीएफ है, दोनों की बेस्ट। अच्छा, Zia Jan in the answer wrote he wrote cosmetic indication for septoplasty, which is very good. तो इसमें cosmetic indication भी लिख दो एक, सेप्टोप्लास्टी की कॉस्मेटिक इंडिकेशन, ये इसने बिल्कुल ठीक आंसर लिखा हुआ, जो हम लोगों ने नहीं लिखी बट शुड हैव रिटन इट। उसके बाद इन्यूमरेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सेप्टल सर्जरी। सेप्टल सर्जरी की है बेस्ट पीडीएफ, बी से ब्लीडिंग, ई से सेप्टल, एस से सेप्टल हेमाटोमा, सेप्टल एब्सेक्स, टी से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, व्हेन यू आर अंडरगोइंग सर्जरी द टॉक्सिक शॉक इज रेयर। सेप्टल सर्जरी के बाद अब ये रेयर होगी, अब तुम्हारे पास स्टाफ की जो है एंटीबायोटिक्स है, लेकिन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, पी फॉर परफोरेशन और persistence of deviation, D से depression of bridge और F से flapping of nasal septum, which is more common after SMR, लेकिन इन दोनों में लिखा। उसके बाद है what 20-year-old boy आया है, what would be the treatment of choice, septoplasty always and always, three main complications, bleeding, perforation and depression, bleeding, three main complication, bleeding, perforation or depression, depression of supratip. Define septoplasty. How will you define septoplasty? It's a conservative approach to septal surgery in which septal framework is retained as much as possible. ठीक है? It's a septal surgery, conservative in nature, in which septal framework is preserved as much as possible. How will you decide whether the boy for complication of SMR, best periods कितनी भी याद रह जाती हैं, 13-year-old best surgical treatment, difference, what are the difference between SMR and septoplasty? नहीं, ऐसे नहीं लिखना, पूरा टेबल लिखना है कि इट्स नॉट रिकमेंडेड अंडर 17 but septoplasty can be done, SMR is destructive but septoplasty is very selective, right? SMR में दोनों तरफ से निको पेरिकॉर्डियल फ्लैप रेज कर देते हैं, उसमें सिर्फ एक से करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, SMR में बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट एक्सरसाइज करके बाहर फेंक देते हैं, सेप्टोप्लास्टी में ऐसा नहीं होता। SMR जो है ना डिस्ट्रक्टिव है ना, तो इसके बाद डिप्रेशन वाली जो है ना सिम्टम्स आर मोर कॉमन, but there are less chances of having these complications after septoplasty. Also, SMR के बाद reoperation is very difficult because you excised a lot of part.
बट इन सेप्टोप्लास्टी इज इजी क्योंकि आपने इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं किया हुआ। So let's proceed towards different topic. Septal hematoma. सेप्टल हीमाटोमा क्या हुआ कि जो नेजल सेप्टम है उसके ऊपर पेरिकार्डियम चढ़ा हुआ है, अभी जिसकी हमने सर्जरी कराई है। इधर क्या हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, उसमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में ब्लड भर गया। सेप्टल हेमाटोमा क्या है, कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर पेरिकार्डियम ऑफ द नेजल सेप्टम। अभी बताया है कि सेप्टम के ऊपर पेरिकार्डियम लेयर लगी हुई है, ठीक है, जो कार्टिलेज को, आपका सेप्टम जो है बेसिकली कार्टिलेज है और इसके ऊपर क्या दोनों तरफ से कवरिंग है पेरिकार्डियम की। एसएमआर में क्या करते हैं, दोनों तरफ से कवर उतार देते हैं। अब इसके कवर के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे ब्लड भर गया, इटियोलॉजी क्या हुई है, पंच लग गया, नेजल ट्रॉमा हुआ, हमने सेप्टल सर्जरी की। अभी अभी हमने एसएमआर और उसकी सेप्टोप्लास्टी की कॉम्प्लिकेशन में किया है ना, सेप्टल हीमाटोमा। ठीक है, उसके बाद ये कि आपकी ब्लीडिंग प्रोफाइल ही डिरेंज्ड हो, पीटी एपीटीटी नॉर्मल हो तो हर जगह पे ब्लड जमा होता रहता है। अच्छा, ब्लीडिंग प्रोफाइल डिरेंज्ड हो तो एपिस्टेक्सिस भी रिकरेंट होते हैं, खुद ही फटता रहता है म्यूकोजा और ब्लीडिंग होती रहती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, फ्रंटल हेडेक होगा। फ्रंटल हेडेक क्या होगा, जैसे ही प्रेशर लगता है उसके ऊपर आपके टर्बिनेट्स के ऊपर ब्रेन को सिग्नल जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। सेंसेशन ऑफ प्रेशर ओवर द ब्रिज, नाक के ऊपर ऐनक रख लो तो फील होता है, अंदर अगर हीमाटोमा हो तो कितना सेंसेशन ऑफ प्रेशर फील होगा। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अच्छा, we have done till now 2 DDs of nasal obstruction. Can you name those 2 DDs? यूनिलेटरल के DDs कर लिए। अभी हमने डीएनएस और सेप्टल हीमाटोमा किए, 2 DDs किए। अब एग्जामिनेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप देखोगे एंटीरियर राइनोस्कोपी करोगे, टॉर्च एग्जामिनेशन ही कर लो, तो उसमें क्या देखो, ये देखो रेड कलर के सॉफ्ट फ्लक्चुएंट मैसेज मिलेंगे। ट्रीटमेंट सिंपल है, स्मॉल है तो आप एस्पिरेट कर दो, इसको कट लगाओ, इसको बाहर निकाल लो। और लार्जर है तो इंसिजन ड्रेनेज, स्मॉलर है तो सिंपली वाइट बोर्ड से एस्पिरेट आउट हो जाएगा, वैसे ही निकलाएगा। और साथ सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है। क्यों देनी है सेप्टल एब्सेस में एंटीबायोटिक्स, क्यों देनी सेप्टल एब्सेस में एंटीबायोटिक, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, कोई इन्फेक्टिव चीज थोड़ी है। एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं सिस्टेमिक, वो भी देनी है 4-5 दिन के लिए पूरा कोर्स। बिकॉज इट विल कन्वर्ट इनटू एब्सेस, इसके ऊपर आके बैक्टीरियाज लग जाएंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एब्सेस। एब्सेस की प्रिवेंशन के लिए वी आर डूइंग दिस ऑल। और नेजल पैकिंग भी कर दो। अच्छा, जब आप इंसिजन ड्रेनेज दोगे तो पैक इसलिए करना है क्योंकि जब आपने खोली है जगह तो इट विल बी ओपन, इस पे बैक्टीरिया लग सकते हैं, तो उसको आपने पैकिंग करनी है, इसको ताकि दोनों करीब आ जाएंगे लेयर्स, उनमें दोबारा से इंफेक्शन ना हो, ब्लड ना जमा हो। ये देखो, ये नेजल पैकिंग कर रहा है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि ये इमरजेंसी है ईएनटी की, आपने इसको 72 आवर्स के से पहले ट्रीट करना है फौरन, क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट की लाइफ जो होती है 72 आवर्स होती है। और अगर अगर आपने ना ट्रीट किया इसको, ये हीमाटोमा ना ड्रेन किया तो डीएनएस हो जाएगा, ठीक है, डीएनएस हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मिटी ऑफ डीएनएस हो जाएगा, कार्टिलेज का निक्रोसिस हो जाएगा, डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन, और सडन नोज डिफॉर्मिटी हो जाएगी। अब सडन नोज डिफॉर्मिटी की 2 कॉजेस हमने कर ली है, एक तो कार्टिलेज का निक्रोसिस हो गया बिकॉज यू डिड नॉट ट्रीट इट, उसका न्यूट्रिशन खत्म हो गया। दूसरा सडन नोज डिफॉर्मिटी की कॉज हमने की है ऑपरेशन, सेप्टल सर्जरी और कार्टिलेज डेथ। या कार्टिलेज को निकाल दो तो नाक फिड्डी हो जाएगी, या तो आप उसकी डेथ करा दो। ये देखो, ये सैडल है, ऐसा लगता है ना कि हॉर्स वाली बैक है जहाँ पे वो राइड कर सकते हैं। डिप्रेस नेजल कार्टिलेज क्योंकि डॉर्सल की निक्रोसिस हो गई। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, सिलिकॉन या टेफ्लॉन का इम्प्लांट डालते हैं,
इसको ऑग्यूमेंटेशन राइनोप्लास्टी कहते हैं। आगे आगे सेप्टल एब्सेस। अच्छा, अब सेप्टल एब्सेस और हीमाटोमा के एग्जैक्टली सेम सिम्टम्स होते हैं। क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है सिनेरियो में से पढ़ के आई विल से कि ये सेप्टल हीमाटोमा एब्सेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ फीवर से डिफरेंशिएट करते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। सेप्टल एब्सेस क्या हो गया, अब पस भर गई, जहां पे ब्लड था उसके ऊपर पस आ गई क्योंकि इन्फेक्शन हो गई। अगर मैंने उसको ड्रेन कर भी दिया, मैंने पैक नहीं किया, एंटीबायोटिक्स नहीं दी, तो देयर विल बी सेकेंडरी इन्फेक्शन इवन इफ मैं ड्रेन कर दूं सेप्टल हीमाटोमा। ये देखा है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, फ्लक्चुएंट स्वेलिंग है। या फिर फ्रंकल हुआ, उसने उसको दबाया, उसकी फ्रंकल बॉयल हो गया, ठीक है, जिसको हमने की थी स्टैफ और इसकी इन्फेक्शन हो गई। या फिर एक्यूट इन्फेक्शन लाइक टाइफॉइड मीजल्स है। बायनेटल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है विद पेन होगी, टेंडरनेस, फीवर एंड चिल्स इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। इसी से आपने सिनेरियो में पिक करना है। एग्जामिनेशन की भी सेम पॉइंट देखेंगे, स्मूथ बायलेटरल स्वेलिंग होगी ऑफ द नेजल सेप्टम, फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होगी, सेप्टल म्यूकोसा कंजस्टेड होगा, मींस रेड होगा। इसमें सम मैंडिबुलर नोड्स एनलार्ज टेंडर हो सकते हैं। क्यों सम मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स क्यों एनलार्ज हो गए? अभी करके आए हैं कि टाइफाइड और मीजल्स में भी हो सकता है। मीजल्स में जो होते हैं ना आपके सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड एनलार्ज होते हैं, मीजल्स, ठीक है, मीजल्स अगर इटियोलॉजी है तो उसकी। अच्छा, अब इसके मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट पे इंसिजन एंड ड्रेनेज करना है। डिपेंडेंट पार्ट मुझे तो लग रहा है ये यहाँ पे पस ज्यादा भरी हुई है, ठीक है। इसमें तो एब्सेस को ड्रेन करना है, इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑन द डिपेंडेंट पार्ट। पस निक्रोसिस कार्टिलेज का सारा उसको सक्शन आउट कर दो और उसको दोबारा रीओपन करो 2 to 3 डेज बाद, चेक करने के लिए दोबारा पस तो नहीं आई, और एंटीबायोटिक्स देनी है सिस्टेमिक 10 डेज के लिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, डिप्रेशन हो जाएगा नोज का, ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी करनी पड़ेगी आफ्टर 2 to 3 months। इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम सेप्टल हीमाटोमा को कर देते। दूसरा हो सकता है सेप्टल परफोरेट कर जाए, कार्टिलेज का निक्रोसिस होकर सेप्टल परफोरेट कर जाए, या तो मेनिंजाइटिस हो जाए, ये कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाए। मेनिंजाइटिस और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस कैसे हो रहा है? छोटी सी बात थी, नाक पे पंच लगा, देयर वाज सम ब्लीडिंग आउटसाइड, देयर वाज सम ब्लीडिंग इनसाइड। अब ऐसा क्या हुआ है? ये सारा डेंजर एरिया ऑफ नोज है, राइट? जो भी मेनिंजाइटिस कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस इमिशरी वेन से कम्युनिकेट कर रहा है, ये सारा ऊपर चली जाएगी इन्फेक्शन। नोज पे हुआ है ना, नोज और ये ऐसे करके डेंजर एरिया ऑफ नोज अपर लिप तक बनता था, तो इसमें इमिशरी वेन से कम्युनिकेशन थी, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस इमिशरी वेन से कम्युनिकेशन थी, कैवर्नस साइनस कम्युनिकेट कर जाएगा और इन्फेक्शन ऊपर चली जाएगी, हेडेक होगा, उसके बाद डबल विजन होगा, क्रेनियल नर्व पाल्सी, कंफ्यूजन, और फिर आपको एमआरआई सीटी करा के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से ड्रेन कराना पड़ेगा। ये देखो क्वेश्चन, अ 7-year-old boy fell while playing and got injury on the nose followed by epistaxis। बाहर भी ब्लीडिंग हुई है इसकी। epistaxis stopped after few minutes with cold water and restriction। 2 hours later child started complaining of blocked nasal, complete nasal blockage। क्या हुआ इसको? अच्छा, सेप्टल हेमाटोमा क्यों लिख रहे हो और सेप्टल एब्सेस क्यों नहीं? कैसे लिखा है आंसर? यस, ना फीवर है ना कुछ है, वो तो बाद में बनेगा, एब्सेस तो बाद में बनेगी, ये तो सेप्टल हीमाटोमा, ये तो एक्यूट प्रेजेंटेशन है ना, दिस इज सेप्टल हीमाटोमा, इट्स नॉट एब्सेस। अच्छा, आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द ट्रीटमेंट। आप क्या कैसे ट्रीट करोगे सेप्टल एब्सेस वाले पेशेंट को, सॉरी हीमाटोमा वाले पेशेंट को? आप सो कहोगे, आप देखोगे मेजर करोगे, अगर छोटा है तो यू विल जस्ट एस्पिरेट इट आउट, लार्जर है तो इंसिजन दे के निकाल दो, पैक कर दो और एंटीबायोटिक्स दे दो,
ठीक है, पैक्ड एंड एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रॉब्लम द चाइल्ड कैन हैव इट्स रिमेन अनट्रीटेड। पहले तो लिखना है कि एब्सेस बनेगा, फीवर होगा, चिल्स होंगे, पहले तो सारे एब्सेस लिखो, ठीक है। उसके बाद 72 आवर्स में डेथ हो जाएगी कार्टिलेज की, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट की लाइफ इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो निक्रोसिस हो जाएगी, इसकी डिफॉर्मिटी होगी। उसके बाद इट कैन ऑल्सो ट्रेवल टू ब्रेन given the sinus emission is a danger area of the face, it will travel upwards, it's rare, these complications are rare but you have to write कि ये होगा। डीएनएस भी डेवलप हो सकता है ना डेवलप इससे, yes DNS डेवलप हो सकता है, one of the cause of the DNS was trauma, इसमें लिखना है कॉम्प्लिकेशन में उसकी परमानेंट कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी होगी। A 26-year-old male with history of nasal trauma 12 days back. Complaints of nasal blockage, painful, fever, nose for 10 days. On examination, there's swelling of either side. What is the most probable diagnosis? What is the treatment if there's complications? ये तो abscess है। गिव ट्रीटमेंट, इसमें अब आपको इंसिजन ड्रेनेज करना पड़ेगा, इसीलिए ड्रेनेज करो, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दो और उसके बाद 2-3 दिन बाद बुला के दोबारा देखो कि अगर इसमें पास आई है कि नहीं, ड्रेन करनी है कि नहीं, क्लोज नहीं करना इसको। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स गिव कॉम्प्लिकेशन, सेम कॉम्प्लिकेशन है, सारा उसका डिप्रेस हो जाएगा, कार्टिलेज डीएनएस हो जाएगा, ठीक है, परफोरेशन हो सकती है, मेनिंजाइटिस, क्विंडस साइनस थ्रोम्बोसिस। अच्छा ये देखो, ये फॉरेन बॉडी नजर आ रही, ग्रीन कलर की कोई चीज नहीं होती, व्हाइट डार्क में इस इन्वेस्टिगेशन पे फॉरेन बॉडी नजर आ रही है, राइट। अच्छा, मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन या फिर मेंटली चैलेंज्ड पीपल, मेंटली इल, वो क्या करते हैं, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक पेपर, चॉक, बटन, पेबल, सीड, पेन्स उठा के नाक में रख लेते हैं। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, आपको हिस्ट्री मिलती है, पहले क्लिनिकल फीचर्स में हिस्ट्री मिलती है कि उसने फॉरेन बॉडी रख ली थी, फिर यूनिलेटरल डिस्चार्ज होता है। एक क्वेश्चन है कि अगर चाइल्ड 4 to 5 years का प्रेजेंट करता है यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन से विद फाउल स्मेलिंग, तो वो हमेशा हमेशा फॉरेन बॉडी होता है अनलेस कि आपको कोई और हिस्ट्री मिले। फाउल स्मेलिंग, बदबू क्यों आने लग गई, इफ द चाइल्ड पुट समथिंग इन हिज नोज, बदबू क्यों आने लग गई, उसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाएंगे ना, पहले क्या होगा, वो ब्लीडिंग कराएगा, और यूजुअली ब्लड स्टेन क्यों होगा, क्योंकि कोई भी चीज मिकोजा के साथ रब करेगी, ब्लीडिंग कराएगी, ब्लड आएगा तो उसके ऊपर बैक्टीरिया भी आ जाएगी, फिर बदबू आएगी नाक से। अब तक हमने कितने डीडी कर लिए हैं नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के, हाउ मेनी डिजीजेस हैव बीन डन, डीएनएस कर लिए, शाबाश, और सेप्टल हीमाटोमा, सेप्टल एब्सेस, और अब हम फॉरेन बॉडी कर रहे हैं। रेडियोग्राफ पे आप करवाओगे, उस पर कंफर्म हो जाएगा लोकलाइजेशन, अगर वो रेडियो ओपेक है फॉरेन बॉडी, ये देखो इसके यहाँ पे फंसा हुआ है। अब डीडी ऑफ यूनिलेटरल ब्लड स्टेन डिस्चार्ज कुड बी डीएनएस जो हमने किए हैं, सेप्टल हीमाटोमा, सेप्टल एब्सेस, राइनोलेक भी हो सकता है इसी फॉरेन बॉडी के ऊपर, जो हमारे नेजल सेक्रीशंस का कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जब इसके ऊपर लग जाएगा तो वो राइनोलेक होगा। नेजल डिप्थेरिया, नेजल मेयासिस, कीड़े, मैगेट्स लगे होते का नाक में, ये भी उनमें होते हैं, डर्टी मेंटली चैलेंज्ड पीपल में, ठीक है, या फिर यूनिलेटरल साइनसाइटिस में। ट्रीटमेंट है कि आप सिंपल इसको रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी कर लो,
वरना इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, ऊपर क्या होगा, कैल्शियम और सारी चीजें, मैग्नीशियम जो नेजल सिक्रीशंस में वो डिपॉजिट हो जाएंगी, तो राइनोलिथ बन जाएगा। राइनो का मतलब होता है नोज, लिथ का मतलब होता है स्टोन, नोज के अंदर स्टोन, वो फॉरेन बॉडी के ऊपर ही कैल्शियम जमा होता रहता है, तो इट विल बिकम। अच्छा, अब अगर छोटा सा पीस ऑफ पेपर है या कॉटन स्वैब है, तो आप उसको आराम से रिमूव कर लोगे फोर्सेप से। ठीक है, अगर राउंडेड फॉरेन बॉडी है तो वो इस हुक से रिमूव करोगे, सक्शन से, स्टेशन कैथेटर से। लेकिन कुछ बच्चे बहुत फंसी होते हैं और आपको डर होता है कि वो नीचे ना चले जाए आपके ट्रेकियोब्रोंकल ट्री में, तो अंडर जीए करते हैं उसको, अंडर जीए इनका रिमूवल करना पड़ता है जनरल एनेस्थीसिया देके। ठीक है, अनकोऑपरेटिव बेबीज में क्या करते हैं, ईजीटी डाल के रोज पोजीशन में ऐसे ऊपर करके, रोज पोजीशन क्यों बनाई, बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी एस्पायर्ड डाउनवर्ड्स, और पीछे से नेजोफेरिंग से पैक कर लेते हैं कि नीचे ना जाए, फिर फॉरेन बॉडी आराम से हुक से निकाल लेते हैं अगर फंसी चिल्ड्रन में। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, वही नेजल इन्फेक्शन हो जाएगी, उसके ऊपर सारा फाउल स्मेल आएगी, बैक्टीरिया लग जाएंगे, साइनोसाइटिस होगा, राइनोलेट के ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हमारे नेजल सिक्रीशंस में होंगे वो इसी के ऊपर सारे राउंड जमा हो जाएंगे, तो राइनोलेट बन जाएगा, और ये नीचे इनहेल करके नीचे ट्रेकियोब्रोंकल ट्री में चला जाएगा। फिर उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी करो, थोराकोटमी करो, सर्वाइकल थोराकोटमी करनी पड़ेगी। देखा, ये नीचे चली गई है, कि ट्रेकियोब्रोंकल ट्री में पहुंच गई है। इसके बाद है राइनोलिथ। ये देखो, ये राइनोलिथ है, स्टोन इन द, ये कौन सी मैं इन्वेस्टिगेशन दिखा रही हूँ, कि किस इन्वेस्टिगेशन से पिक्चर ली है, ऐसी कहाँ से आती है ये वाली पिक्चर्स। ये नेजल एंडोस्कोपी से ली हुई है पिक्चर। ये पिक्चर नेजल एंडोस्कोपी से ली हुई है। अब क्या हो गया, इट्स अ कैलिकस इन द नेजल कैविटी, deposition of salts on the intranasal foreign body, जो रिमूव नहीं की उसके ऊपर salts जमा हो गए, तो राइनोलेथ हो गया वो। क्लिनिकल पोजीशन वही होगी, यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, जब ब्लड आएगा, क्योंकि वो स्टोन हार्ड होते हैं तो वो ब्लीड कराएगा, नेजल ब्लीडिंग होगी, म्यूकोजा पे अल्सरेशन करेगा, अगर आप नहीं करोगे तो बार बार इसके ऊपर इन्फेक्शन होती रहेंगी। नहीं, इट वाज नॉट एंटीरियर राइनोस्कोपी और एफईएसएस, इट वाज नेजल एंडोस्कोपी। ऑन एग्जामिनेशन ये ग्रे कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा, सेप्टम टर्मिनेट से बड़ा होगा और सख्त होगा, जब आप उसको टच करोगे तो इट विल बी हार्ड। रिमूव इसको अंडर जीए करना है क्योंकि ये हार्ड है, जब आप इसे खींचने की कोशिश करोगे तो ब्लीडिंग होगी। ठीक है, ये बच्चों में ही होगा, बड़ों में कोई नहीं होते राइनोलेथ, रेयर होते। और अगर बड़ा है तो उसको पहले ब्रेक करना है, और कुछ कुछ तो लेटरल राइनोटमी करनी पड़ेगी। लेटरल राइनोटमी होती है नाक के साइड से इंसिजन दे के निकालना पड़ेगा, फ्लैप को खोलना पड़ेगा। ये देखो, लेटरल राइनोटमी में क्या कर रहा है, इन्वेसिव है, सारी नाक खोल के फिर निकाल रहा है वो राइनोलेथ। इसके बाद है CSF राइनोरिया। CSF राइनोरिया होता है कि CSF लीक कर रहा है नाक से आफ्टर हेड इंजरी। हिस्ट्री में दे विल राइट हेड इंजरी हुई है, there is no way you're going to identify it without a head injury. अब ट्रॉमा क्या हुआ है, इट्स मोस्ट कॉमनली आफ्टर ट्रॉमा और सर्जरी। ट्रांसइपिनोइडल की है, एंडोस्कोपिक साइड में सर्जरी की है, उसके बाद CSF लीक होना शुरू हो गया, पोलिप रिमूवल किया, या बेस ऑफ स्कल के फ्रैक्चर हुए हैं, या बेस ऑफ स्कल की सर्जरी की है। इन्फ्लेमेशन, वो माइलोसील्स होती हैं जो कम्युनिकेट कर रही होती है, म्यूकोसील और साइनस, और वो माइलोसील्स जो होती हैं वो कम्युनिकेट, देखो मेनिंजियोमाइलोसील, मेनिंजियोएन्सेफलोसील, वो कम्युनिकेट कर रही होती है, वो स्केलेटल बेस्ड इफेक्ट होते हैं, वो कंटिन्यूटी होती है उनमें, इसीलिए CSF इधर आ रहा है। ठीक है, या इन्फ्लेमेशन हुई हुई है,
साइनस से ऊपर म्यूकोसील्स बनी हुई है जिससे वो कम्युनिकेट करके नीचे आ रहा है। नियोप्लाज्म्स की वजह से भी हो सकती है ब्लीडिंग। CSF discharge. Did I teach this TI and CI will be? Didn't see. TINCI. Trauma, infection, neoplasms, congenital lesions और idiopathic. अच्छा, ये साइट्स ऑफ डिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट रिपीटेडली CSF कहाँ से निकलते हैं? CSF निकलते हैं फ्रंटल साइनस से, ये फ्रंटल साइनस है। फिर उसके बाद एथमोइड साइनस से निकलता है। C सेफेनोइड साइनस से निकलता है। और D यूस्टिशियन ट्यूब, जब टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर होता है ना तब डायरेक्ट निकलाता है नाक में। अब डायग्नोसिस क्या होगा? देयर विल बी हिस्ट्री, क्लियर वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है और ऑल ऑफ अ सडन आना शुरू हुआ है। अगर क्रॉनिक आ रहा है क्लियर वाटरी डिस्चार्ज तो इसका क्या मतलब है? भाई राइनाइटिस में भी तो आ सकता है, राइनोरिया में भी तो हो सकता है क्लियर वाटरी डिस्चार्ज। एक्यूट हिस्ट्री होगी एंड मे बी। अच्छा, उसके बाद रिजर्वॉयर साइन होगा, ठीक है। जब बेंड करेगा तो वो कंटिन्यूसली फ्लो आउट कर रहा होगा। रिजर्वॉयर साइन का होता है, एक दफा क्लीन करते हैं, ये देखो पेशेंट बेंड करेगा, भरा होगा सारा, वो निकल रहा होगा, फिर दोबारा सारा उठा के बेंड करेगा तो इट विल बी देयर, द डिस्चार्ज विल बी देयर। अब इसका जो हम रफ डायग्नोसिस बनाते हैं वो डबल टारगेट साइन से बनाते हैं। सेंटर में ब्लड होता है और CSF बाहर होता है। CSF और ब्लड इसलिए नहीं मिक्स कर रहे होते क्योंकि CSF में कोलेस्ट्रॉल भी होता है थोड़ा सा, ठीक है। वो दोनों मिक्स नहीं करते, डबल टारगेट साइन बनाते, दरमियान में ब्लड और बाहर CSF, डबल टारगेट साइन। डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी करोगे, देखोगे कहाँ से आ रहे, लोकलाइज करेगा CSF लीकेज। कहाँ कहाँ से साइट्स है जहाँ से आ सकते हैं? वी जस्ट डिड देम राइट नाउ। एक मैं बता रही हूँ, फ्रंटल साइनस से आ रहा है। प्लीज टेल मी कौन कौन सी साइट से CSF लीक हो सकता है? शाबाश, टेम्पोरल बोन के फ्रैक्चर में, फ्रंटल एथमोइड साइनस, यस, एंटीरियर टेनस फोसा के ट्रॉमा के बाद। अच्छा, इसमें लैब डायग्नोसिस में दिस इज SEQ एज वेल एज MCQ के। इसमें डेफिनेटिव डायग्नोसिस आप क्या बनाते हो? β2 ट्रांसफरेंस से बनाते हो। ये स्पेसिफिक भी है और सेंसिटिव भी है, ओनली फ्यू ड्रॉप्स में हो जाता है, ठीक हो गया। और बीटा ट्रेस प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक है यूरोपियन कंट्रीज में, हमारे पास ये नहीं है, वी डोंट हैव दिस। तो आंसर क्या लिखना है? β2 ट्रांसफरेन है हमारे पास, डेफिनेटिव डायग्नोसिस CSF पैरानोरिया को चेक करने के लिए। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन कैसे करनी है? यहाँ पे हिस्ट्री होगी हेड इंजरी की CSF में, वहां पे आपको सिंपल नेजल स्नीचिंग की, लेक्रीमेशन की हिस्ट्री मिलेगी। और CSF जो होते हैं ना, फ्री ड्रॉप्स आते हैं जब आप हेड बेंड करते हो तभी आगे से निकलता है। जो कि नेजल सिक्रीशंस होती है वो कंटिन्यूस होती है, उनका पोजीशन के साथ, हेड बेंडिंग के साथ कोई नहीं होता ताल्लुक, ठीक है। पोजीशन जो आपकी चेंज होती है तो आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी रेज हो जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक डिस्चार्ज थिन वाटरी क्लियर होगा, इसमें थोड़ा सा म्यूकस वाला, बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर क्लियर भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और क्लियर भी हो सकता है। दूसरा, हमारे CSF की कॉम्पोजिशन में ना शुगर होती है तो ये स्वीट होगा। बाकी हमारी नेजल सेक्रीशंस आप लोगों ने बहुत दफा की होगी, स्वालो, वो सॉल्टी होती है। शुगर कंटेंट मोर देन 30 ग्राम होता है। और स्पेसिफिक क्रीम टेस्ट β2 ट्रांसफर है वो ऑलवेज इसका प्रेजेंट होगा इसमें CSF में। और एक्यूरेट लोकलाइजेशन के लिए वी विल डू हाई रेजोल्यूशन CT, उसमें नजर आ जाएगा बोनी डिफेक्ट किधर फ्रैक्चर हुआ है एंड व्हाट हैपेंड। इनके सिर्फ नेम याद करने हैं। CT सिस्टर्नोग्राम भी यूज कर सकते हैं हम,
MRI यूज कर सकते हैं। ये अगर पैथोलॉजीज थी ना एंसेफलोसील्स और इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजीज, वो उनसे हमें लोकेट हो जाएंगे। उसके बाद है इंट्राथीकल फ्लोरेसेंस स्टडी, जस्ट मेमोराइज करने, नथिंग एल्स। अब ट्रीटमेंट का ये है कि आप ऐसे को बेड रेस्ट करें, क्योंकि जैसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर चेंज होता है पोजीशन से, अगर वो रेस्ट करेगा तो नहीं गिरेगा पीछे की तरफ को लेके। स्टूल सॉफ्टनर दे लाइक डुफ्लेक लेक्टोलूज इसलिए देते हैं क्योंकि जब भी स्टेन करता है बंदा, कफ करता है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो जाता है, तो उससे ज्यादा आएगा नाक से। जोर नहीं लगाना, स्नीजिंग नहीं करनी, स्टेनिंग नहीं करनी, बिल्कुल बेड पे रेस्ट करो। और एंटीबायोटिक्स दे दो क्योंकि मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन ना हो जाए। और CSF को डिक्रीज करने के लिए डायूरेटिक दे दो, एसीटोजोलमाइड। अब मेजर ये तो हमने सिम्टम्स ट्रीट किए ना, मेजर प्रॉब्लम सर्जिकल है। उसके लिए आप न्यूरोसर्जिकल अप्रोच यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोच यूज कर सकते हो, लाइक एक्सटर्नल एथेमोइडेक्टमी और क्रिब्यूफॉर्म प्लेट और ट्रांसनेजल अप्रोच। सिर्फ ये अप्रोचेस के नाम लिख रहे हैं। न्यूरोसर्जिकल अप्रोच है, एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोच है, ट्रांसएंडोस्कोपिक अप्रोच है। लेकिन ये अप्रोचेस तब यूज कर सकते हैं आफ्टर यू लोकलाइज द लीजन। और फिर इसमें देखो उसने पैक कर दी, यहाँ से आ रहे हैं, ये देखो ये वाली बोन यहाँ से टूटी हुई, यहाँ से आ रहा है, तो उसने क्या किया, जेल फॉर्म से पैकिंग कर दी है। अच्छा, the question is, a 30-year-old female had road accident, presented to hospital with clear, watery nasal discharge, nasal obstruction, and headache. What is the most probable diagnosis? How will she investigate, and what's your treatment plan? शाबाश, ऐसे लिखने आंसर। CSF rhinorrhea due to head trauma. What investigations would you plan? पहले तो आपने बीटा टू ट्रांसफेरेंट कर लेना है, ठीक है, बीटा टू ट्रांसफेरेंट। उसके बाद साइट लोकलाइजेशन के लिए हाई रेजोल्यूशन CT ऑफ ब्रेन, MRI, इंट्राथीकल फ्लोरेसेंस स्टडी और CT सिस्टेनोग्राम। व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्लान? ट्रीटमेंट प्लान पहले तो आप सिम्टम्स को ट्रीट करो, उससे कहो आप पीछे लेट जाएं, जोर नहीं लगाना, खांसी नहीं करनी, बिल्कुल रेस्ट करें, सिरप सिरप पिला के इसको उसका रेस्ट करें और एंटीबायोटिक्स दे दो। दूसरा फिर हम सर्जरी प्लान करते हैं, जब हमें पता चल जाएगा CT से, MRI से कि लीजन है किस जगह पर। फिर हम न्यूरोसर्जरी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर एंडोस्कोपिक या ट्रांस एंडोस्कोपिक अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। इस तरह से आंसर दिख रहा है इसका। Okay, देखो 65-year-old emaciated weak female was brought to ENT OPD with complaints of epistaxis, nasal obstruction, swear pain, tingling sensation in the nose. Her examination revealed anosmia. She is unable to smell. Multiple living white-colored foreign bodies in the nose with septal and palatal perforations. Septal and palatal perforations. क्या हुआ यहाँ पे? Nasal meiosis आ गई है, or you can write maggots. नेजल मेयासिस होगी। अब डिस्क्राइब इस ट्रीटमेंट क्या करना होता है, आप इनको या तो फोर्सेप से डायरेक्टली पिक कर लो, जितनी नजर आ रही है फोर्सेप से पिक कर लो, ठीक है। अगर और या फिर क्या करो, क्लोरोफॉर्म का वाटर डालो इनको किल करने के लिए। ये क्या करते हैं, इनको किल कर देते हैं, इनकी नर्व जंक्शन को। क्लोरोफॉर्म का वाटर डालो इसमें नाक में, उससे क्लस्टिंग वगैरह और सारी मैगट्स डेड हो जाएंगी। और फिर इसको एडवाइस करो कि प्लीज आप नेट में सोएं, नेजल हाइजीन समझाओ, नेजल हाइजीन कि आपने नोज क्लीन करनी है।
The question is 13-year-old child came to ENT outdoor with complaints of pain, nasal obstruction for last 6 days after being hit by cricket ball over the dorsum of the nose. On examination, the patient has high-grade fever, bilateral swelling of nasal septum. Shabash. How will you manage the patient? How will you manage the patient? इसमें तो इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंसिजन एंड ड्रेनेज करके इसको खुला रखना है, दोबारा उसको बुलाना है 2-3 दिन बाद टू चेक कि इसके अंदर पस तो नहीं फेल हो रही, फिर दोबारा ड्रेनेज करो और 10 दिन के लिए 10 डेज के लिए उसको एंटीबायोटिक्स कर दो। आगे उसने देखो हेडिंग्स खुद ही बना दी, कॉस्मेटिक और इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन बता दो। इसमें क्या होता है, आपका निक्रोसिस ऑफ द कार्टिलेज हो जाता है। कार्टिलेज निक्रोसिस होता है तो क्या हो जाता है, सुप्रा टिप डिफॉर्मिटी हो जाती है। सुप्रा टिप डिफॉर्मिटी और इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस क्या है हमारे पास, कैवर्नस, साइनस, थ्रोम्बोसिस और मेनिंजाइटिस। आगे आ जाओ। A 7-year-old boy fell down while playing and got hit, injury on the nose, followed by तभी पढ़ लिया. We just did this. A 20-year-old boy presents to with nasal obstruction. We did this too. A 23-year-old boy following a fight received a blow to his nose. After a few days, he went to ENT consultant, complaints of spare obstruction and fever. क्या आंसर लिखना, सिर्फ डायग्नोसिस बता दो। सेप्टल एब्सेस है ये। अच्छा, इसने ना सिंपल लिखा हुआ कॉम्प्लिकेशन, बट आई वुड रिकमेंड कि आप हेडिंग्स बनाओ, कॉस्मेटिक कॉम्प्लिकेशन, इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन, इट विल लुक गुड, ठीक है। मार्क्स अच्छे लेने के लिए यू शुड मेक हेडिंग्स कि कॉस्मेटिक इंडिकेशन में कॉस्मेटिक कॉम्प्लिकेशन है, कॉस्मेटिक की हेडिंग बना लो, इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस बना लो। तो ये क्या आंसर है, 40-year-old man presents with nasal obstruction, post-nasal drip, occasional frontal and facial pain. On examination, there is marked deviation of the nasal septum towards the right nose. Inferior turbinate is also enlarged. Simple DNA सही है। As a 30-year-old man was hit on the face, sustained nasal trauma. He presented to ENT outdoor complaining of nasal obstruction, tenderness on nasal tip. Anterior rhinoscopy showed visible swelling on both nostrils. आंसर बताओ इसका, 10th का आंसर। Give the two likely diagnosis. Very good. Two likely diagnosis उसने पूछे, DD पूछ दिए उसने। I will write it could be septal hematoma, septal abscess. अच्छा, what fatal complication? What fatal complication? Death किससे होती है? What is the fatal complication? Fatal death किससे होगी इसमें? कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस से होगी। उसके बाद question number 12, a 5-year-old baby was hit on the nose by a fellow child. He developed total blockage of nose within an hour. When he was brought to ENT surgeon, there was no epistaxis. What is the diagnosis? Simple septal hematoma. अच्छा, आप लोगों ने in management
ठीक है, मैंने जो पीडीएफ में लिखवाया हुआ है कि आप पहले देखोगे कि फ्लक्चुएंट है स्वेलिंग के नहीं, सही है। पेशेंट का एग्जामिनेशन ये भी आप लोगों ने लिखना है कि पेशेंट को चेक करोगे इस पेशेंट फीवरिश और नॉट। उसके बाद देखोगे स्किन रेड और स्मूथ है, इंटरनल एग्जामिनेशन करोगे उसमें स्मूथ बायलेटरल स्वेलिंग मिलती है सेप्टम में कि नहीं। लिम्फ नोड्स देख लो लार्ज टेंडन है कि नहीं, सारी चीजें करनी। मैनेजमेंट में दे डोंट गिव यू मार्क्स until you do पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी लिखना है। इज इट क्लियर कि मैनेजमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, इंटीरियर राइनोस्कोपी सब लिखोगे ये, और फाइंडिंग्स भी लिखोगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। कल हम राइनाइटिस से स्टार्ट करेंगे।